हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज हम एनसीईआरटी जिस्ट के 4th लेक्चर के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने इसके कंप्लीट कर लिए 3 लेक्चर एंड वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आपके लिए अगर आप उनको फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर को कम्प्लीटली डिटेल में देखते हो। देन दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, बिलीव मी, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप इस जो सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी जिस्ट की, प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से केयरफुली देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो जो अब तक हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनके अंदर हमने साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड की बात की है। अपना जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड की बात की थी। सेकेंड, उसके बाद हमने एनसीईआरटी में जितने भी साइजेस हैं उनके बारे में बात की। देन हमने बात की थी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में कि किस साइंटिस्ट ने किस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के ऊपर काम किया और उनका क्या कंक्लूजन रहा था, उसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। देन हमने बताया कि किन साइंटिस्ट ने किस किस टॉपिक पे कहाँ से, लाइक बेसिकली किन साइंटिस्ट ने अपनी पीएचडी को कब कंप्लीट किया था एंड उनका किस अपने रिलेशन था, किस टॉपिक के साथ उनका रिलेशन था, राइट। उसके बाद हमने बात की थी नोबेल प्राइजेस की कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको उनके डिस्कवरी के लिए, किस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया था। देन हमने बहुत सारी टर्म्स के बारे में बात की कि कौन सी टर्म्स बायोलॉजी के अंदर किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। बहुत सारी यूनिट्स की हमने बात की थी। देन हमने बात किया डेट ऑफ एनसीईआरटी फॉर ह्यूमंस की जो भी डाटा रहा है ह्यूमंस के रिगार्डिंग एनसीईआरटी में, वो सब हमने देखा। फिर हमने शेप्स इन एनसीईआरटी में बात की कि किस किस ऑर्गन की हो गया, किस गैमेट की हो गया, वो सारी उनकी शेप कैसी रही है बेसिकली, उसके बाद हमने की। देन हम कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में रीड आउट कर रहे थे जिसमें से हमने बहुत सारी फुल फॉर्म्स कवर की थी। एंड हमारी जो अब फुल फॉर्म स्टार्ट होने वाली है दैट इज़ फ्रॉम द 54 नंबर ART। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम अपनी क्लास को कवर अप कर दिया था, आज मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी एंड ART की बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ART को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ART इज़ बेसिकली द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से बिलोंग करता है 12th क्लास के अंदर। एंड इसके अकॉर्डिंग द कपल हु इज़ अनेबल टू बियर अ चाइल्ड, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक के ऊपर रिलाई करते हैं जो बेसिकली जिनकी वजह से दे कैन बिकम पेरेंट्स इन द फ्यूचर। एंड दीज टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिनकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहती है, ART। नाउ व्हाट इज़ अ गिफ्ट, व्हाट इज़ गिफ्ट एंड व्हाट इज़ IUT एंड व्हाट इज़ IUI एंड व्हाट इज़ AI एंड ICSI IVFET। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं करीबन आपके पास 55 से लेकर के ये रहेगी आपके पास 62 तक। इन टर्म्स को एक बार ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले क्या होता है, देयर आर मैनी कपल्स जो अपनी लाइफ में बेबी को बियर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं, जिनमें से एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं IVF, जिसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं, ईदर इट कैन बी इन विट्रो एंड ये और क्या हो सकती है, ये हो सकती है, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों, ये और क्या हो सकती है, ये हो सकती है आपके पास इन विवो। पहली क्या है, इन विट्रो एंड सेकंड इट कैन बी इन विवो। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। इन विट्रो का मतलब होता है जब आप नेचुरल कंडीशन से बाहर, सपोज कर लो कि आपके पास आपकी नेचुरल कंडीशन क्या है, नेचुरल कंडीशन का मतलब ये है कि आपका जो हैबिटेट है, सपोज एक शेर है, उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल है, तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट हो गया, वो वहीं पे ब्रीडिंग करेगा, वहीं पे वो शेल्टर करेगा, वहीं पे वो फीडिंग करेगा, सब कुछ वहीं पे करेगा। दैट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर दैट लॉयन, राइट, जो क्या है, एक फॉरेस्ट है। लेकिन अगर मैं उस जंगल में से उस शेर को निकाल करके किसी एक गार्डन में रख देती हूँ, किसी जूलॉजिकल पार्क में रख देती हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा। दैट इज़ नॉट देयर नेचुरल हैबिटेट, उसको हम बोलते हैं इन विवो, इन विट्रो, राइट। तो इन विवो इज बेसिकली द नेचुरल कंडीशंस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव नेचुरली एंड इन विट्रो इज द कंडीशन वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर लाइव अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन, और वी कैन से द आउटसाइडर कंडीशन विच इज नॉट बेसिकली नेचुरल कंडीशन, दैट इज नोन एज इन विट्रो। क्लियर। तो होता क्या है,
अगर बेबी जो है उसका बर्थ कह लो, उसकी बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर वो मदर के यूट्रस के अंदर हो रहा है देन इट इज़ इन वीवो कंडीशन, राइट, देन इट इज़ इन वीवो कंडीशन। इन वीवो का मतलब क्या हो गया, नेचुरल कंडीशन। जब आप नेचुरल कंडीशन की बात करते हो तब हम बात करते हैं इन वीवो की, नेचुरल कंडीशन। लेकिन जब हम बात करते हैं इन विट्रो, इन विट्रो मतलब नॉट नेचुरल, ये क्या है, आउटसाइड एनवायरनमेंट, तब हम बात करेंगे आउटसाइड। अगर बेबी को आपने बाहर गैमेट को बाहर फ्यूज़ करवाया है, आपने एम्ब्रियो को बाहर डेवलप किया है, देन इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ नोन एज इन विट्रो कंडीशन। और इन वीवो कंडीशन क्या होगी, व्हेन एम्ब्रियो इज ग्रोइंग इनसाइड द मदर यूट्रस, दैट इज़ इन विट्रो कंडीशन और इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट। तो अब इन विट्रो में देखो क्या क्या अलग अलग चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले इन विट्रो में अगर हम आगे बात करते हैं तो इन विट्रो में बहुत सारी कंडीशंस आते हैं। सपोज कर लो आप इसमें एक सिंपल सी चीज़ लेते हो जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सबने नाम सुना होगा। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें आपके पास सपोज एक टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ओवा डाल दिया जाता है और ये स्पर्म डाल दिए जाते हैं बहुत सारे। नाउ देयर इज़ अ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये फर्स्ट स्टेप क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या आता है, इन विट्रो, यानी कि बाहर की कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपने क्या करवाया है, मेल और फीमेल को फर्टिलाइज करवाया है, दैट इज़ नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें बनी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट बन गया। सपोज दिस इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब इस जाइगोट के दो कंडीशंस है, या तो आप इस जाइगोट को उठा करके सीधा कहाँ ऐड कर दो, जाइगोट को उठा करके मदर की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो आपके पास पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है, देन फैलोपियन ट्यूब होती है, राइट। ये सब चीज़ें मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, फिम्ब्रिय होते हैं, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुलर इंस्थमस जंक्शन होता है, एंड देन देयर इज़ वन यूट्रस, राइट। तो जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो तो यूट्रस के अंदर होता है, हम सबको पता है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नेचुरल कंडीशन में कहाँ होता है, एम्पुला में ही होता है। एम्पुलरी रीजन में क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जब आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा दिया, मतलब आपने फर्टिलाइजेशन तो बाहर करवा दिया है, अब आपके पास दो कंडीशन है, एक बनेगा जाइगोट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो आप क्या करो, आप उस जाइगोट को उठा करके रख दो आप मदर की फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ पे क्या रख दोगे, आप उस जाइगोट को उठा करके आपने यहाँ पे रख दिया एम्पुलरी रीजन पे। तो आप इसको बोलते हो कि आपने जाइगोट को उठा के फर्टिलाइजेशन के बाद रख दिया या ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी आपने जाइगोट को लिया और उसको फैलोपियन के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, दैट इज़ नोन एज जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र विच इज़ रिटन हेयर। जब हम जिफ्ट की बात करते हैं, देखो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसका मतलब आपने इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया है, आपने इसको ट्रांसफ़र किया है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या थी, जाइगोट था, यानी सिंगल सेल था। अब मान लो आपका मन नहीं माना, आप नहीं चाहते हो कि जाइगोट को ही आप एंट्री करवाओ अपने फैलोपियन ट्यूब के अंदर, मदर के अंदर, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि आप थोड़ा टाइम और इसको देना चाहते हो, और इसके अंदर फर्दर क्या हुई, माइटोसिस डिवीज़न हुई, एंड देन देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ 8 to 16 सेल एम्ब्रियो। अब ये बन गया तुम्हारा एम्ब्रियो, कितने सेल का, 8 to 16 सेल का। अब आपके पास दो केस हैं, आपने इसको क्या किया है, आपने इसको ट्रांसफ़र किया, और आपने किसको ट्रांसफ़र किया है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईटी। ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ योर ईटी, राइट। उसके बाद आपने कहा कि मैं इसको जो मेरा एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो को मैं कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इसको यूट्रस के अंदर, यानी मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है ताकि ये यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाए। तो ये हो गया मेरा कहाँ पर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT, इसको मैं बोलूँगी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। है क्या था, आपने एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया, लेकिन आपने उसको ट्रांसफ़र कहाँ पे किया है, आपने उसको ट्रांसफ़र किया है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये तो चीज़ थी जब आप बात कर रहे हो किसकी, इन विट्रो की।
अब आ जाइए थोड़ा सा इन विवो। आप नहीं चाहते कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, यू वांट कि द फर्टिलाइजेशन शुड बी इंटरनल। मदर की बॉडी के अंदर जो आपका रीजन है एम्पुला का, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में कई बार जो मेल पार्टनर होते हैं, दे आर अनेबल टू इंसेमिनेट इनसाइड द मदर बॉडी, और वी कैन से देयर स्पर्म इज नॉट इन दैट मच क्वालिटी दैट दे कैन रीच आउट टू द फेलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली आप उनको फोर्स करते हो खुद से, ताकि जो आपके मेल पार्टनर के स्पर्म होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सकें। तो उसको हम बोलते हैं गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। इसका मतलब आपने मदर जो आपने बेसिकली स्पर्म थे वो लिए, और मदर की बॉडी के अंदर स्पर्म क्या है, बेसिकली गैमेट है, आपने इसको क्या किया है, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र करवा दिया है। इसको हम बोलते हैं गिफ्ट, राइट। तो ये तो है इन विवो, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, इन विवो फर्टिलाइजेशन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दो कंडीशंस थी। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में आपने फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करवाया है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं गिफ्ट, राइट। दूसरी कंडीशन होती है कि समटाइम क्या होता है, मेल पार्टनर जो होते हैं दे आर अनेबल टू लाइक इंसेमिनेट इनसाइड द मदर बॉडी, इनसाइड द फीमेल पार्टनर। तो उस कंडीशन में आप क्या करवाते हो, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाते हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेट में जो डोनर पार्टनर होता है, डोनर मेल पार्टनर होता है, उसकी बॉडी से सीमन लेकर के मदर की बॉडी के वेजाइना या फिर आपके यूट्रस के अंदर इसको ऐड किया जाता है, सर्विक्स एरिया के अंदर ऐड किया जाता है, ताकि वहाँ से स्पर्म अपने आप रीच कर सकें, कहाँ तक, एम्पुलरी रीजन तक, और फर्टिलाइजेशन हो सके। तो हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक बोल दो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल दो, राइट। उसके अलावा आप क्या करते हो, मेल पार्टनर को प्रेफर किया जाता है कि जो सीमन होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, दैट शुड बी ट्रांसफर इनसाइड द यूट्रस रीजन सो दैट इट कैन ईजिली रीच टूवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। तो इस वजह से जो यूट्रस के अंदर की कंडीशन है वहीं पे क्या कर दिया जाता है, सीमन को रिलीज़ कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यहाँ से जो स्पर्म होते हैं दे रीच टू द गैमेट, दे रीच टू द एग, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज इन विवो फर्टिलाइजेशन। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। और जब आप गैमेट को ट्रांसफ़र करते हो, गिफ्ट को बोला जाता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। उसके बाद समटाइम हम फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक से और करवा लेते हैं इन विट्रो में। इसमें क्या होता है, आप पेट्री प्लेट लेते हो और यहाँ पे आप अपने गैमेट्स को रखते हो, फीमेल गैमेट को, जैसे कि आपके पास सेकेंडरी oocyte हो गया, यहाँ पर उनको रखा जाता है, ओवा को रखा जाता है, और उसके साथ स्पर्म को क्या कर दिया जाता है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो जो फीमेल पार्टनर का जो एग है उसके अंदर पहुँच सके, एंड देयर इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। इस चीज़ को हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, क्योंकि आपने किसके साइटोप्लाज्म के अंदर काम किया है, फीमेल के अंदर। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म, आप स्पर्म को क्या कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो मदर बॉडी के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे ICSI, हाँ सेम चीज़ है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के थ्रू जो स्पर्म होते हैं उनको मदर जो फीमेल पार्टनर है उनके साइटोप्लाज्म तक पहुंचाया जाता है, ताकि वहाँ पे न्यूक्लियस की क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। तो ये जो था सारा आपका, ये था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। नाउ हम बात करेंगे आगे सिक्कल सेल अनीमिया के बारे में। सिक्कल सेल अनीमिया के बारे में बेसिकली क्या होता है, देयर इज़ अ म्यूटेशन एट वन पॉइंट। आई होप मैं इस चीज़ को क्लियर कर सकती हूँ, क्योंकि आपने आई थिंक लिख लिया होगा। चलो टाइम देते हैं। देखिए होता क्या है बेसिकली हमारे पास, जब हम बात करते हैं सिक्कल सेल अनीमिया की, तो सिक्कल सेल अनीमिया में जो आपकी RBC थी, RBC कैसी शेप की थी बच्चों, RBC कुछ ऐसी शेप की होती हैं, राइट। लेकिन जब ये RBC आपके पास सिक्कल शेप की बन जाती हैं, कुछ इस तरीके से, जो दोनों साइड से पॉइंटेड होता है, इसको हम बोलते हैं सिक्कल शेप। तो जब RBC कुछ इस तरीके की बन जाती है तो हम उसको बोलते हैं सिक्कल सेल अनीमिया। इसकी वजह से अनीमिया की कंडीशन हो जाती है, मतलब कि बॉडी में RBC नंबर जो होता है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि सिक्कल सेल अनीमिया में जो
आरबीसीज होती हैं दे आर मोर फ्रिगाइल, राइट, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। एंड सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? एक 6th पोजीशन पर आपके पास अमीनो एसिड के चेंज की वजह से होता है आपका सिकल सेल एनीमिया। एंड इस सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर में कंसिडर किया जाता है। एंड 6th पोजीशन पर आपके पास ग्लूटामिक एसिड कन्वर्टेड इनटू वलीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिक एसिड, जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है। और सिकल सेल एनीमिया जो है बेसिकली इसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी इसके अंदर नहीं होता ज़्यादा, और ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दैट इज़ सेलेक्टेड बाय नेचर। वाई? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी सेल्स होती हैं आरबीसी की जो कि अगर हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में प्रेजेंट हो जिसके जीन, तो उस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया का बेनिफिट ये रहता है कि मलेरिया का पैरासाइट इसके अंदर ग्रो नहीं कर पाता। इसी वजह से नेचर ने अब तक इस एलील को कम्प्लीटली आउट नहीं किया है, एलिमिनेट नहीं किया है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया इज बेनिफिशियल बट फॉर दैट कंडीशन वेयर मलेरियल पैरासाइट आर प्रेजेंट इन वेरी अमाउंट, राइट। उसके बाद आता है फिनाइल कीटोन यूरिया। इट इज़ ऑल्सो अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड फिनाइल कीटोन यूरिया में आपके पास क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है फिनाइल कीटोन यूरिया में। बेसिकली आपके पास जो एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है टायरोसिन को, वो एंजाइम ख़त्म हो जाता है और वी कैन से उस एंजाइम का फंक्शन कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता फिनाइल कीटोन का बनने पे, और बहुत सारी फिनाइल कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। एंड इस कंडीशन में जो यूरिन होता है उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। There is another term that is NHC, which is non-histone chromosomal protein. We all know that जो प्रोटीन है, जो डीएनए है, वो बहुत बड़ा है साइज़ में, और उसको जब पैकेजिंग करना होता है, उसको पैक करना होता है, तो आप उसको हिस्टोन के अराउंड पैक करते हो। हिस्टोन ज़्यादा बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसे होता है, देखो मैं बता देती हूँ। हिस्टोन आपके पास क्या है, यूनिट होती हैं, प्रोटीन की यूनिट होती है, अमीनो एसिड से रिच होती हैं, लाइसिन और आर्जिनिन से। तो इसकी 2 यूनिट होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं H2A, ओके। सेकंड हम बात करते हैं H2B, और एक होती है H3, और एक होती है H4, राइट। तो ये 4 आपको सामने दिखेंगी, इनके 4 इनके पीछे होती हैं, जो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं 3D में। तो ये पूरा हिस्टोन का एक ऑक्टामर बनता है, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। और जो डीएनए होता है वो इसके अराउंड क्या करता है, रैप करता है इस तरीके से। तो इसमें आपके पास पैकेजिंग हो गई डीएनए की अराउंड द हिस्टोन। हिस्टोन इज़ अ पॉजिटिव प्रोटीन एंड डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ हिस्टोन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है पैकेजिंग के लिए, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी आती हैं। NHC हम उसको बोल देते हैं नॉन हिस्टोन, यानी वो हिस्टोन की नहीं होती बट दे आर प्रोटीन जो क्या होती हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट अ वेरी स्मॉल साइज, इन अ वेरी स्मॉल पैकिंग, राइट। तो ये क्या होती हैं, दैट इज़ अ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन विच इज़ एक्स्ट्रा मटेरियल। नाउ देर इज सम स्मॉल न्यूक्लियर RNA। जब आपके पास RNA आता है तो वो इतना बड़ा होता है, देखो मैं बताती हूँ आपको, जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होते हैं जो कोडिंग होते हैं और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, राइट। तो अभी जैसे सपोज कर लो कि मैंने आपके सामने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया एंड द पोर्शन जिसको मैं वाइट कर रही हूँ, ये ऐसा पोर्शन है जो किसी चीज़ को कोड नहीं करेगा। तो जो कोड नहीं करेगा यानी नॉन कोडिंग होगा उसको मैं बोलूँगी इंट्रोन, दैट इज़ नोन एज इंट्रोन। इस नॉन कोडिंग रीजन को बोला जाता है इंट्रोन। और सपोज द रीजन विच कोड फॉर समथिंग दैट इज़ नोन एज एक्सोन। कोडोन जो आप कोड कर रहा है, कोडिंग रीजन जो है उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज़ नोन एज एक्सोन। तो आपके लिए बेटर कौन सा है, आपके लिए बेटर हुआ एक्सोन, क्योंकि एक्सोन एक ऐसा रीजन है जो कोड करेगा किसी चीज़ के लिए। बट जो इससे आपके पास mRNA बन के आया, उस mRNA में तो दोनों चीज़ें थी ना, उस mRNA में तो आपके पास दोनों ही चीज़ें थी, इंट्रोन भी था और आपका एक्सोन भी था। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उस रीजन को पहचाने जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सोन है, इंट्रोन नहीं है। तो अभी ये जो RNA बन के आया दैट इज़ योर हिट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA, HNRNA हम इसको बोल देते हैं, दैट इज़ इमेच्योर RNA, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस की, मतलब आपने इसको कट किया, स्प्लाइस किया, तो उसके बाद स्प्लाइसिंग के बाद आपके पास क्या हुआ,
जो रीज़न आया, जो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कोडिंग रीज़न आया एमआरएनए के अंदर, या जो मेच्योर एमआरएनए आया जो कि आपका स्मॉल था साइज़ में आपके इमेच्योर एमआरएनए से, एचएनआरएनए से, तो उस कंडीशन में जो आपका एमआरएनए आया आफ्टर स्प्लाइसिंग, ये जो होगा ये क्या होगा, दैट इज़ योर मेच्योर आरएनए। तो ऐसे स्प्लाइसिंग के टाइम पे एचएनआरएनए बनते हैं, एसएनआरएनए बनते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनते हैं, देन यहाँ पे मेच्योर आरएनए बनता है। तो यही यहाँ पे उसी चीज़ की बात हुई थी, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए मैंने आपको बताया हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। एस आरएनए होता है सॉल्युबल आरएनए, जिसको हम टीआरएनए भी बोलते हैं। देखो आरएनए 3 तरह के होते हैं, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए, ठीक है। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस चैप्टर में आप पढ़ के आते हो। तो एस आरएनए को आप सॉल्युबल आरएनए, टीआरएनए, या फिर आप इसको बोलते हो अडेप्टिव आरएनए, अडेप्टर आरएनए भी बोल सकते हो, अडेप्टर आरएनए, क्योंकि ये क्या करता है, ये बहुत सारे अमीनो एसिड को कैरी करके लेकर के आता है और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनवाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। There is some reason present over the we can say over the RNA which do not code for something that is known as अनट्रांसलेटेड रीजन। तो सपोज आपके पास आपका जो डीएनए है, मैं मान लेती हूँ दिस इज़ माय डीएनए, एंड इस डीएनए पे क्या होता है, प्रमोटर लगा होता है जहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, एमआरएनए बनना है, और देयर इज़ वन अनदर रीजन एट द एंड ऑफ द डीएनए जहाँ पे टर्मिनेशन होनी है, दैट इज़ द टर्मिनेटर रीजन, राइट। दिस इज़ द प्रमोटर रीजन, दिस इज़ द टर्मिनेटर रीजन, एंड द जीन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर दैट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। ये वो जीन होता है जो कोड होना होता है, दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ही कोड होगा, विच इज़ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। तो यहाँ पे द रीजन विच इज़ प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द प्रमोटर, अपस्ट्रीम का मतलब है ये वाली रीजन में जो आपका डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है, एंड द रीजन विच इज़ प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम द टर्मिनेटर, मतलब टर्मिनेटर के नीचे वाले, टर्मिनेटर के राइट साइड में जो रीजन प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज अ डाउनस्ट्रीम। तो अगर आप टर्मिनेटर से डाउनस्ट्रीम की तरफ चलते हो या फिर आप प्रमोटर से अपस्ट्रीम की तरफ चलते हो, तो आपके पास कुछ रीजन आते हैं डीएनए के विच डू नॉट कोड फॉर समथिंग, एंड दैट इज़ नोन एज ट्रांसलेटेड रीजन। मतलब ये ऐसा रीजन होता है, सेम एमआरएनए में होता है, ये ऐसा रीजन होता है दैट डू नॉट कोड फॉर समथिंग। ये ना तो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं ना एमआरएनए के लिए कोड करते हैं, दैट इज़ नोन एज यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। उसके अलावा बच्चों एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जब आपको पता है कि हमारे डीएनए, एक मिनट दो मुझे, हमें एक चीज़ पता है ना, हमें एक चीज़ पता है कि हमारे डीएनए में पूरा का पूरा जो है बेसिकली अगर हम देखें, एक मिनट, तो एक जो डीएनए है, मुझे पता है कि मेरा डीएनए 4 ही चीज़ों से चार उससे बना है, नाइट्रोजनस बेस से। और वो 4 नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं बच्चों, दीज आर 4 नाइट्रोजनस बेस जो आपके पास हैं ATCG। ATCG का मतलब क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, राइट। ये 4 ही है नाइट्रोजनस बेस जिनसे आपका पूरा डीएनए बना हुआ है। लेकिन आई डोंट नो कि मेरा डीएनए में A पहले है, T पहले है, C पहले है, G पहले है, कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद में है, कौन से जीन जो हैं, कौन से पर्टिकुलर जीन जो हैं वो किसके सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेस को रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें कोड हो पाती हैं, राइट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि हमने जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि एक पर्टिकुलर सेल में जितना भी डीएनए है, 46 क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए है वो कैसे अरेंज है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस किसके बाद आ रहा है, बाय द यूजिंग ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कंप्यूटराइजेशन को यूज़ करके पूरी चीज़ों को क्या करती है, डिकोड करती है कि कहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड भी आते हैं इसके लिए, जैसे सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड आता है, मैक्सम गिलबर्ट मेथड आता है, जिनके बारे में हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। दैट इज़ नॉट ऑफ यूअर सिलेबस, दैट इज़ ऑफ CSIR सिलेबस, राइट, MSc लेवल का सिलेबस है वो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको कोड करना है कि एक डीएनए पे कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है, यू वांट टू नो दैट कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस पहले है, कौन सा बाद में है, इस चीज़ की स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट फॉर्म किया गया जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम मैंने वर्ड बोला है, इसका मतलब आई एम नॉट स्टडिंग अबाउट द 46 क्रोमोसोम, आई एम जस्ट स्टडिंग अबाउट द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज़ 23 क्रोमोसोम की स्टडी करूँगी मैं। एंड ये जो चला था ये
1990 में शुरू हुआ था एंड इसका टारगेट था, एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 13 ईयर चलना था। 2003 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी, बट ये फाइनली ख़त्म हुआ 2006 में, क्योंकि वाई क्रोमोसोम की जो सीक्वेंसिंग थी वो हमें पता चली थी 2006 के अंदर। इसीलिए दैट वाज अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड इसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एंड ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट हमें ये पता चल पाया था कि कौन सी नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट है। बट आपको पता है, देखो हर एक चीज़ के साथ ना कुछ इथिकल इश्यूज जो हैं वो रिलेटेड होते ही हैं। इथिकल लगा लो, इथिकल का रिस्पेक्ट में ये कहना चाहूँगी कि मान लो हम बोलते हैं ना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, वी वांट टू नो कि किसका फादर कौन है, कौन प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट करते रहते हैं, जो लोग झगड़े वगैरह होते रहते हैं, तो उन सब क्राइम सीन में कौन इन्वॉल्व है, तो वो सब चीज़ें जब हम पता लगाते हैं तो हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें से एक मेन टेक्नोलॉजी होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट। मैं थोड़ी स्पीड पे ही रहूँगी, रीज़न आप सबको पता है, राइट। तो यहाँ भी क्या था, बहुत सारी चीज़ें रेज होती हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये इथिकल इश्यूज हो जाते हैं, लोग बोलने लग जाते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके आप उसमें क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो सपोज, तो वहाँ पे इथिकल इश्यूज़ आ जाएंगे, लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं कि यू कैन नॉट डू दिस थिंग। उसके अलावा सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं, प्रेशर बहुत होता है, फाइनेंशियली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, उसके बेनिफिट कम होंगे या ज़्यादा होंगे, हम ज़्यादा होंगे, बेनिफिट कम होंगे, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो उस चीज़ को एक कमेटी के अंडर रखा जाता है, या इन सबको मिला करके बोला जाता है एलसी का मतलब होता है इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, राइट। उसके बाद आता है बैक और यैक। बैक का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक का मतलब होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बेसिकली क्या है, बैक और यैक की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास क्रोमोसोम है लेकिन आर्टिफिशियली बनाए गए हैं बैक्टीरिया का और यीस्ट का। यीस्ट एक क्या है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई, एक यूनिसेलुलर फंगस है, ब्रूअर यीस्ट भी बोल देते हैं, बेकर यीस्ट भी बोल देते हैं। तो होता क्या है, इनकी क्रोमोसोम को चेंज किया जाता है ताकि ये वेक्टर की तरह काम कर सकें। तो प्लाज्मिड होता है जैसे वेक्टर, ऐसे ही बैक और यैक भी वेक्टर की तरह काम करते हैं और ये आपके जीन को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर कर देते हैं, आपके डिज़ायर्ड जीन को, राइट। इसी तरह होती है ईएसटी क्या होती है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। और इसमें आपके पास क्या है, बेसिकली मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी ना कि हमारे पास एक डीएनए होता है, सपोज दिस इज़ आवर डीएनए, सपोज ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है एंड आई टोल्ड यू कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट ऐसे होंगे जो कोड करेंगे और बहुत सारे सेगमेंट ऐसे होंगे जो कोड नहीं करेंगे। सपोज जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं सेगमेंट, दीज आर नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग को मैंने बोला था इंट्रोन, मतलब ये किसी चीज़ को कोड नहीं करते। एंड देयर आर सम सीक्वेंसेज विच कैन कोड फॉर समथिंग एंड दैट इज़ नोन एज एक्सोन, मतलब एक्सोन वाली बेनिफिशियल है, इंट्रोन वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे द सीक्वेंस विच आर रिप्रेजेंटिंग themselves, this is known as एक्सोन, और यहाँ पर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, इसीलिए इनको हम और क्या बोल देते हैं, EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, राइट। अगर कोई आपसे पूछे सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन बेसिकली जब आपने कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को मिला दिया तो उस रीजन को, मतलब आपने पूरी सीक्वेंस को नोट डाउन करना है तो हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। बट जब आप उसमें से स्पेसिफिक सीक्वेंस लेकर के आ गए हो कि नहीं, वी वांट ओनली एक्सोन, वी जस्ट वांट एक्सोन, वी डू नॉट वांट इंट्रोन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि द सीक्वेंसेस विच आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स आर नॉन एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, राइट। तो एक्सोन कैन कंसिडर्ड एज EST, क्लियर। अब देखो, आप सबके दिमाग में आता होगा कि मैं इस बंदे से अलग क्यों हूँ, मैं इस लड़की से अलग क्यों हूँ, मैं इस लड़के से अलग क्यों हूँ। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि अगर मान लो एक डीएनए के अंदर जो रिपीट्स है, मान लीजिए एक रिपीट है ATTTA, है ना, तो ये बेसिकली 5 न्यूक्लियोटाइड का एक रिपीट है, जिसको मैं फिर से रिपीट करूँगी तो कुछ ऐसे ही आने वाला है, ATTT। तो मैंने आपके सामने दिखाया कि मान लीजिए किसी बंदे के अंदर ये जो रिपीट है 5 न्यूक्लियोटाइड का, ये रिपीट क्या है, ये रिपीट 10 टाइम है, 10 बार है ये रिपीट, राइट। अब यही रिपीट ये पर्सन 1 था और मान लेते हैं किसी पर्सन 2 के अंदर यही रिपीट जो है वो 10 बार ही है, इसके अंदर रिपीट कितने टाइम था, 10 टाइम्स था। और मान लीजिए किसी दूसरे इंसान के अंदर भी ये रिपीट कितना है, 10 टाइम है और सेम रिपीट है, लेकिन देयर इज़ अ चेंज एट 1 लोकस। यहाँ पे क्या हो गया, T की बजाय अगर मान लीजिए उसके अंदर रिपीट क्या है, ATTA,
ए। अब यही रिपीट उसके अंदर रिपीट है, कितनी बार ये रिपीट है उसके अंदर, बेसिकली 10 टाइम। तो मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया और बंदा बदल गया? इसका मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, पॉलीमॉर्फ बन गई, डिफरेंट फॉर्म बन गई। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ्स का मतलब फॉर्म्स, राइट? तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हो गई ड्यू टू द चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। दिस इज नोन एज पॉली न्यूक्लियोटाइड मॉर्फिज्म। और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? VNTR क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब बंदे सिर्फ इस वजह से तो नहीं बदल सकते, मतलब कि हो गया कि ठीक है, एक कंडीशन की हो सकती है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आ गया होगा, जिसकी वजह से इंसान चेंज हो गए, पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया, राइट? अब चेंज होने का और भी मतलब हो सकता है यही रिपीट एक पर्सन के अंदर 10 बार हो और दूसरे बंदे के अंदर 9 बार हो, और थर्ड पर्सन के अंदर सेम रिपीट 8 बार हो और किसी के अंदर 12 बार हो। तो इसका मतलब सेम रिपीट हुआ ATTTA, लेकिन ये रिपीट का नंबर चेंज हो गया, वेरिएबल हो गया। तो हम इसको बोलते हैं कि रिपीट आ रही हैं, टेंडम रिपीट हैं, छोटे रिपीट्स हैं, लेकिन उनका नंबर वेरी कर रहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। रिपीट्स ये आपके 5 न्यूक्लियोटाइड का था, लेकिन किसी के अंदर 10 बार था, किसी के अंदर 9 बार था, किसी के अंदर 8 बार था। तो दैट इज नोन एज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? Then there is another term which is known as SCRR, that is the School of Cytogenetics and Radiation Research, जहाँ पे आप रेडिएशन से रिलेटेड या फिर साइटोजेनेटिक्स, साइटो का मतलब होता है सेल और जेनेटिक्स का मतलब होता है जब आप उसके जीनोम की स्टडी करते हो। तो ये एक ऐसा स्कूल है जो सेल के अंदर उसके मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की स्टडी करता है एंड द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन उनके अंदर स्टडी करता है। IARI होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सारी चीज़ों की वेराइटी को चेक करना, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना, जर्म प्लाज्म में वेरिएशंस को देखना, उसके बाद उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को चेक करना और उनको सीड वेराइटी के लिए प्रॉपर है, सीड वेराइटी प्रॉपर है या नहीं है, यील्ड कितना देगी, ड्रॉट रेजिस्टेंट होगी, एबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्ट कर पाएगी, उसको मार्केटिंग में उतरने का प्राइस क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें जब चेक की जाती हैं तो दैट कम्स अंडर द कमेटी, दैट कैन डू इनसाइड अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज अ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट? Then there is another term which is known as cell mediated immunity। आप सबको पता है कि हमारे पास लिम्फोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट बेसिकली क्या है? लिम्फोसाइट आर द ए ग्रैनुलोसाइट, मतलब इनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। और ये लिम्फोसाइट हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है बेसिकली टी लिम्फोसाइट होती है हमारे पास, है ना? टी लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट में आपके पास 4 तरह की चीज़ें आती हैं। एक आती है हेल्पर, टी हेल्पर, एक आती है टी किलर, और एक आती है टी सप्रेसर, और एक आती है टी मेमोरी, ठीक? तो जब आप हेल्प ले रहे हो सेल की, मतलब सेल की, टी हेल्पर क्या करती है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाती है। ये जाकर के बोलती है किसको? बी लिम्फोसाइट को। बेसिकली टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है? बी लिम्फोसाइट तो आपकी एंटीबॉडी बनवाती है। उसमें 2 सेल होती हैं, बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल, राइट? तो जो बी प्लाज्मा सेल होती है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाती रहती है, लेकिन जो टी हेल्पर सेल होती है वो भी यही करती है, वो बी लिम्फोसाइट के ऊपर काम करेगी और कहेगी कि जा और एंटीबॉडी बनवा के आ। टी किलर सेल ऐसा नहीं कहेगी। टी किलर सेल बोलेगी कि पैथोजन आया है, मेरा काम है, मैं एक्टिवेट हो जाती हूँ और मैं क्या कर दूंगी? इसको डायरेक्ट किल कर दूंगी। सप्रेसर बोलते हैं कि तुम दोनों काम करना बंद कर दो, अभी ज़रूरत नहीं है एंटीबॉडी की, क्योंकि कोई पैथोजन ने इंट्रैक्शन नहीं की है। और टी मेमोरी बोलती है कि ठीक है, तुमने जो करना है करो, लेकिन मेरा एक ही काम है कि मैं इस पैथोजन को रिकग्नाइज करके याद रख लेती हूँ। इन फ्यूचर अगर ये कभी दोबारा आएगा तो मैं बहुत सारी एंटीबॉडी बनवा दूंगी और उस कंडीशन में उसको तभी वहीं पर ख़त्म कर दूंगी। तो ये मेमोरी का काम करती है, राइट? लेकिन जब आप पूरी इम्यूनिटी को सेल के थ्रू क्या कर रहे हो? मेडिएट कर रहे हो। जब आप इसमें एंटीबॉडी को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, एंटीबॉडी डायरेक्टली नहीं बन रही है, तो आप इस कंडीशन को बोलते हो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन वहीं जब मैंने आपको बोला कि या तो बी प्लाज्मा सेल खुद से एंटीबॉडी बनाती है या फिर टी हेल्पर सेल उनको हेल्प करती है कि जाओ बी सेल पे अटैक करो और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाओ, तब हम उसको बोलते हैं ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, HMI, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, राइट? तो यहाँ पे ह्यूमोरल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी आप बोल सकते हो। तो ये इससे रिलेटेड था।
उसके बाद हम बात करेंगे, कहाँ आ गए बच्चों, हम आ गए हैं माल्ट पे। माल्ट क्या होता है? माल्ट इज बेसिकली द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये। माल्ट म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जिसमें पेयर पैचेस वगैरह सब आ जाते हैं। एंड इनका काम क्या होता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो है, याद रखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एक बार नीट में भी बताया, पूछा गया था, बहुत बार पूछ लिया एक्चुअली। म्यूकोसल एसोसिएटेड मतलब जितनी भी आपकी ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट की लाइनिंग है जो वो अंदर म्यूकोसा से बनी हुई है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है इम्यूनिटी के लिए। एंड ये क्या बनाता है? 50% बनाता है, 50% ऑफ ओवरऑल सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। उसका क्या बनाता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का ओवरऑल ये आपके पास लिम्फॉइड जो होता है, माल्ट जो है वो बनाता है। एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कंप्लीटली बताऊंगी जब एचआईवी की बात करूंगी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स क्या होता है? एड्स इज़ अ डिजीज़ जो कि आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये डायरेक्ट किसी को टच करने से नहीं फैलती है, लेकिन सीरम के कंटेक्ट में आने से या ब्लड के कंटेक्ट में आने से ये डिजीज़ फैलती है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ड्यू टू आपने किसी एड्स पर्सन से इन्फेक्टेड सिरिंज को यूज़ कर लिया हो इंट्रावेनसली, या फिर आपने मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को यूज़ किया हो, या फिर आप किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ पार्टनरशिप में हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो एचआईवी होता है बेसिकली ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है, ये बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है और एड्स को कोज करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एड्स के अंदर पर्सन की जो लिम्फोसाइट होती हैं वो ख़त्म होती चली जाती हैं, एंड ड्यू टू विच क्या होगा? पर्सन की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है। अगर उसको एक बार फीवर हो गया तो वो फीवर नहीं जाएगा, उसको एक बार कोल्ड हो गया तो उस कोल्ड को वो हील नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली एड्स से रिलेटेड जो बंदा होता है वो एड्स की वजह से नहीं मरता, बट वो उसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसके पास आते हैं, जिनको वो ट्रीट नहीं कर सकता, उनकी वजह से उसकी डेथ होती है। ELISA is basically the enzyme linked immunosorbent assay, and in your NCERT one term is written that enzyme linked immunosorbent assay एक ऐसा टेस्ट है which is used to detect the AIDS को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है एड्स के लिए, इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। याद रखना, ELISA is not a confirmatory test for AIDS. ELISA is just a screening test for AIDS, right? इसमें क्या होता है? there is antigen antibody interaction, जिसमें अगर आपकी बॉडी के अंदर HIV का जो वायरस है वो अगर एंट्री कर गया है, देन इट विल एक्ट एज एन एंटीजन, एंड ड्यू टू दैट एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, और अगर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी तो सिमिलर एंटीबॉडी आपके पास आर्टिफिशियली बाहर बनवाई जाती है प्लेट के अंदर। और जो पर्सन आपको लगता है कि ही और शी कैन बी सफ़र फ्रॉम एड्स, तो आप उसका ब्लड सैंपल लेते हो और आप उसको कहाँ डाल देते हो? प्लेट पे डाल देते हो। प्लेट पे ऑलरेडी एंटीबॉडी होती हैं, तो वो अगर एंटीजन उसके ब्लड के अंदर होगा तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड यहाँ पर आप एक और स्पेसिफिक काइंड की एंटीबॉडी को डालते हो जिसके साथ क्या लगा होता है? एक एंजाइम लगा हुआ होता है। तो जब आप एक सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो उस सबस्ट्रेट को ऐड करते ही वो जो एंजाइम है एक्टिवेट हो जाता है और आपको एक ब्लू कलर की कॉलोनी, ब्लू कलर की एक रिफ्लेक्स लाइट मिलती है कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके सैंपल के अंदर, तो उससे समझ आता है कि दैट पर्सन इज़ पॉजिटिव, राइट? But again, I am saying that it is just a screening test. It is not a confirmatory test. Western blot is a confirmatory test for AIDS. AIDS के लिए आपको Western blot एक confirmatory test है जो आपको देना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नाको की। नाको इज़ बेसिकली नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो आपके कंट्रोल करवाते हैं एड्स को। ये बेसिकली क्या करते हैं? अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जो आपकी अडल्ट फेज़ में स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर किया जाता है बाय द सेक्स एजुकेशन। उसके अलावा ये बहुत सारे स्कूल्स में प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं और उनमें ये बच्चों को अवेयर करते हैं कि बच्चों को मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए, और अगर दे आर यूजिंग लाइक दे आर डूइंग सेक्स विद समवन तो इन दैट कंडीशन उनको सेफ़ पार्टनर यूज़ करना चाहिए, सेफ़ कंडीशंस यूज़ करनी चाहिए, कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं नाको बताता है, अपने प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू ये अवेयर करता है लोगों को। उसके अलावा ये बताता है कि इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये ऐसी डिजीज़ नहीं है जो आपको हाथ शेक करने से फैल जाए। तो वो सब चीज़ों की अवेयरनेस दी जाती है। अल्कोहल कंजप्शन पे कम काम करो, अल्कोहल कंजप्शन कम करो, ये सब चीज़ें। NGO आर बेसिकली यू ऑल नो दैट इट इज़ दीज आर द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट।
सीओम क्या होता है? दीज आर द सेलुलर ऑन्कोजीन। सेलुलर मतलब सेल के अंदर बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं, दे कैन कोज कैंसर इन रियल लाइफ। तो फ्यूचर में ये क्या हो सकते हैं? कैंसर कोज कर सकते हैं। सपोज मैं हूँ, मेरी हर बॉडी की सेल के अंदर ऑन्कोजीन प्रेजेंट है, बट दे आर देयर इन एक्टिव फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं प्रो ऑन्कोजीन। बट यहाँ पर बहुत सारे ट्रिगरिंग एजेंट होते हैं जो ऑन्कोजीन को प्रो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि कोई वायरस हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस एक ऐसा वायरस है जो कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं, राइट। उसके अलावा रेडिएशंस हो गए, जैसे एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई। अगर आप इनका हैवी एक्सपोजर कर रहे हो तो आपके प्रो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो सकते हैं, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकते हैं, दे आर कैंसर कोजिंग। उसके अलावा आपके पास बहुत सारी मैकेनिकल हो सकता है, लाइक आपने टोबैको कंज्यूम कर रहे हो तो ओरल कैंसर होने के चांस हैं, आप सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हैवी कर रहे हो तो लंग कैंसर होने के चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। होता क्या है बेसिकली इसके अंदर? प्रो ऑन्कोजीन जो होते हैं, प्रो ऑन्कोजीन क्या होते हैं? बेसिकली प्रो ऑन्कोजीन आर द इनएक्टिव जीन, इनएक्टिव कैंसर कोजिंग जीन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? ड्यू टू सम फिजिकल, या तो कोई फिजिकल होगा, जैसे कि आपने रेडिएशंस की बात की हमने, या फिर कोई मैकेनिकल हो सकता है। मैकेनिकल में मैंने शूट टार बोला, मैंने आपको टोबैको बोला, सिगरेट बोला, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, जैसे कि कोई वायरस हो सकता है जिसकी वजह से प्रो ऑन्कोजीन विच आर इनएक्टिव दे गेट कन्वर्टेड इनटू देयर एक्टिव फॉर्म, ठीक है। और ये क्या करेगा? इससे होगा आपके पास एक्टिव हो जाने से होता है कैंसर, लीड्स टू कैंसर, इससे कैंसर होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सीटी। सीटी एक टेक्निक है जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है, जिसमें आपके पास 3D इमेज बन जाती है आपके कैंसर, आपके ट्यूमर की। सीटी मतलब बेसिकली कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, ठीक है। एमआरआई इज़ अ एडवांस्ड टेक्निक, सबसे एडवांस यही टेक्निक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दिस इज़ अ टेक्निक ड्यू टू विच यू कैन रिकग्नाइज दैट अ पर्टिकुलर ट्यूमर इज़ अ बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इस तरीके से इसमें पता लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज़ अ एडवांस्ड टेक्निक जो बेसिकली कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। देयर इज़ अनदर टर्म विच इज़ LSD। अगर मैं अब ड्रग्स से रिलेटेड बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि LSD हो गया, आपने ओपोइड्स सुने होंगे, नारकोटिक्स सुने होंगे, ओपोइड एंड नारकोटिक्स। तो LSD इज़ अ वी कैन से वेरी एक्सपेंसिव ड्रग। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड ये एक ऐसी ड्रग होती है जो आपके पास हेल्यूसिनेशन कोज करती है। हेल्यूसिनेशन का क्या मतलब है? हेल्यूसिनेशन इज़ बेसिकली आपके कमरे में कोई पोस्टर लगा है जिस पे हाथी घोड़े हैं, एंड आपको हेल्यूसिनेशन में लगेगा कि वो भाग रहे हैं, वो चल रहे हैं, जबकि रियल में वो क्या है? वो चल नहीं रहे हैं, वो एक पोस्टर है, राइट। आपके मन में आया कि कोई लाइक आपकी सपोज कोई फीमेल हीरोइन जो है, एक्ट्रेस जो है, बहुत फेमस है, लाइक कैटरीना कैफ आपकी बहुत फेमस है, पसंद की है, तो आपको हर लड़की कैटरीना कैफ दिखाई देगी। वो आपकी इमेजिनेशन को बहुत हाई लेवल तक लेकर के चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन, भ्रम होना किसी चीज़ का, राइट। आपके पास लाइक आपके आगे से कुछ है भी नहीं, कुछ निकला भी नहीं, और आपको लगेगा कि आपके सामने से कुछ निकल गया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। तो ये एक ऐसी ड्रग है LSD, और ये हमें मिलती है एक फंगस से जिसका नाम है क्लाविसेप्स परप्यूरा, और एर्गेट राई भी हम उसको बोलते हैं, दैट इज़ अ फंगस। उसकी फ्रूटिंग बॉडी से हमें LSD मिलती है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रग होती है। उसके बाद है मोइट इज़ बेसिकली मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। इसमें क्या है? इसमें आप जैसे आपने देखा होगा जो काऊ वगैरह होती हैं उनमें क्या कर देते हैं, एक ही टाइम, देखो हमें पता है कि एक फ़ीमेल जो होती है वो वन टाइम में एक बार ओवुलेट करती है। एक फ़ीमेल जो है वो वन मंथ में वन टाइम ओवुलेट करती है, राइट। ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो गाय है वो भी वन टाइम पे जो उनका बच्चा होगा वही दे पाएंगी। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा यील्ड लेने के लिए मल्टीपल ओवुलेशन करवा देते हैं, और उनसे जो एम्ब्रियो बने, लाइक मैंने एक फीमेल से सुपर ओवुलेशन करवा दिया, उसको इंजेक्ट कर दिया, एक हार्मोन दे दिया एस्ट्रोजन, अब उसके अंदर बहुत सारे एग बन गए हैं। अब उन एग को मैं क्या करूँगी, उन एग को मैं उठाऊंगी, सुपर ओवुलेशन करवाने के बाद उन एग को मैं उस काऊ से निकालूंगी, और उनको जब वो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएंगे, उन एम्ब्रियो को मैं डिफरेंट काउस के अंदर क्या कर दूंगी, ट्रांसफ़र कर दूंगी। इस टेक्निक को हम बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। मतलब मैंने एक फीमेल के अंदर जो हाई क्वालिटी फीमेल
काऊ थी या जो हमारे पास लाइक बफेलो होती है वो थी, उनके अंदर मैंने सुपर ओवुलेशन करवाया बाय यूजिंग हार्मोन। एंड उन सुपर ओवुलेशन से जो मेरे पास बहुत सारे एग्स आए, जब मैंने उनको एम्ब्रियो बनवा दिया फीमेल की बॉडी के अंदर, मैंने उनको एम्ब्रियो बनने तक रोका, और जैसे ही वो एम्ब्रियो बन गए मैंने उन एम्ब्रियोज को बाहर निकाला और उनको जाकर के किसी और फीमेल्स के अंदर जो सैरोगेट मदर होती हैं उनके अंदर मैंने उसको अडॉप्ट कर दिया, डाल दिया, डिलीवर कर दिया। अब मेरे पास वन टाइम में बहुत सारे हाई क्वालिटी ब्रीड पैदा होगी आगे के टाइम पे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं MOIT, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, राइट। There is a organization which is known as International Center, ICWMI, International Center for Wheat and Maize Improvement, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, मैक्सिको के अंदर प्रेजेंट है। नॉर्मन ईबर लोग भी मैक्सिको से थे। उन्होंने जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी होती है राइस और व्हीट की, उसके बारे में पता लगाया था और उसी की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ था। तो जो इसका सेंटर है व्हीट और मेज़ की इम्प्रूवमेंट का, वो कहाँ है, मैक्सिको में है। दैट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज़ इम्प्रूवमेंट। IRRI आपका फिलीपींस के अंदर है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के अंदर है, राइस की से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसमें आपके पास ताइचुंग नेटिव 1 जो है एक वैरायटी बन करके आई थी। IRR8 बनी है इसके अंदर, तो ये बहुत सारी IR8 बनी है इसके अंदर राइस की वैरायटी, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन में आप क्लोरेला को यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रीन एल्गी। क्लोरेला को यूज़ किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, सिंगल सेल होती है क्लोरेला, एल्गी होती है ग्रीन एल्गी। इसको स्पेस ट्रैवलर स्पेस में लेकर के जाते हैं और इसको खाते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में सबको पता होगा, क्यों, क्योंकि ये आपके जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट, मिल्क में जब आपने देखा होगा ना कर्ड बनाते हैं, तो जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर आप स्टार्टिंग में इनोकुलम ऐड करते हो। तो जब आप इनोकुलम ऐड करते हो, उस इनोकुलम के अंदर बेसिकली होता क्या है, उस इनोकुलम के अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन प्रेजेंट है मिल्क की, उसको क्या करते हैं, कैसीन प्रोटीन को ये क्या कर देते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं और कोआगुलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्ट है वो भी खट्टा हो जाता है और जो मिल्क है वो पूरी लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, वहाँ पे कुछ क्या हो जाते हैं, एग्लूटिनेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस आती है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होती है जब हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की। उसके बाद आते हैं STP। STP इज़ बेसिकली व्हाट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जब आप बहुत सारा सीवेज जो होता है, जो आपका जो वेस्ट होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट का वेस्ट होता है, जब उसको हम रिवर में डालते हैं तो उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, साफ़ करते हैं थोड़ा। उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं और उनको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें आप एरोबिक बैक्टीरिया भी यूज़ करते हो, आप उसमें बहुत सारी फंगस भी यूज़ करते हो, मैश डालते हो। उसके अलावा आप उसमें बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया भी यूज़ करते हो। इसी के थ्रू बायोगैस का प्रोडक्शन भी होता है, राइट। उसके बाद आती है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD की अगर मैं बात करूँ, सपोज करो कि मेरे पास एक रिवर थी, है ना, मैं एक आइडिया बताती हूँ आपको दोनों। इस रिवर के अंदर जो पानी है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, तो जो पानी है उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको मैं क्या बोलूँगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। दैट इज़ माय डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, राइट। घुली हुई है तो उसको मैं बोलूँगी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कौन यूज़ कर रहा है, इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को सपोज यूज़ कर रही हैं आपकी जो फिशेज़ हैं। मान लेते हैं यहाँ पे फ़िश है और वो क्या कर रही है, मान लेते हैं यहाँ पे एक फ़िश है और वो इसको यूज़ कर रही है ना, वो क्या कर रही है, वो इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है। अब ये तो थी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, लेकिन अभी तक इसमें कोई कचरा नहीं है, ठीक, कोई भी इसके अंदर कचरा नहीं है। लेकिन इस जो आपके पास फ़िश है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये सारे बैक्टीरिया हैं, तो ये बैक्टीरिया भी यूज़ कर रहे हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को, लेकिन अभी यहाँ पे कचरा नहीं है। क्यों, देखो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी ये उतनी ज़्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वेस्ट को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी इस पानी के अंदर वेस्ट नहीं है, तो इसीलिए कम ऑक्सीजन ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। अब मान लो तुम्हारा मन हुआ कि तुमने बहुत सारा वेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया, मान लीजिए तुमने इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट ऐड कर दिया है ना, तो ये तुम्हारा वेस्ट आ गया, अब इसके अंदर पॉलीथीन, प्लास्टिक सब कुछ आ गया है। तो अब इन बैक्टीरिया का काम बढ़ गया, इन बैक्टीरिया को क्या करना पड़ा, अब
अब इसको कंज्यूम करना पड़ा, इसको तोड़ना पड़ा। तो जब इस कचरे को तोड़ना पड़ा तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो थी उसको ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। तो जो जब तक फ्रेश वाटर था तब तक डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या थी, कम थी। फ्रेश वाटर में क्या थी, फ्रेश वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या थी, ज़्यादा थी, है ना, बहुत ज़्यादा थी फ्रेश वाटर के अंदर। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर कचरा ऐड कर दिया, वेस्ट ऐड कर दिया, तो अब इन बैक्टीरिया ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी ताकि हम इसको इसको हम क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके छोटे पीसेस में। तो जो वेस्ट ऐड करने के बाद आपकी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन आई वो क्या हो गई, कम हो गई वेस्ट के अंदर, यानी आपके गंदे वाटर के अंदर, यानी डर्टी वाटर के अंदर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी उसको यूज़ करने कौन लग गए, बैक्टीरिया यूज़ करने लग गए, राइट, पहली कंडीशन। तो इस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से फिशेस वगैरह मरना शुरू हो जाती हैं, राइट। अब दूसरा कंसेप्ट आता है बीओडी का, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, जब तक कचरा नहीं था, पानी साफ था, उस टाइम तक इन बैक्टीरिया ने ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मांगी थी। इसका मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया हैं, इनकी डिमांड कम थी, बीओडी कम थी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम थी। कब कम थी, जब आपका पानी क्या था, फ्रेश था, फ्रेश वाटर के अंदर। लेकिन जैसे ही तुमने उसको वेस्ट कर दिया तो इनको अब बहुत सारा क्या करना है, वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ना है, छोटे टुकड़ों में ख़त्म करना है। तो इस टाइम पर ये ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे ताकि ये ज़्यादा एक्टिव हो सके। तो बीओडी इंक्रीज़ हो जाती है डर्टी वाटर के अंदर। ये इकोलॉजी वाले चैप्टर में आपके पास दिया गया है। तो दैट इज़ योर बीओडी एंड दैट इज़ योर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है केवीआईसी। केवीआईसी आर बेसिकली व्हाट, ये आपके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस हैं जिन्होंने पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिगार्डिंग काम किया और ये कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपना वेस्ट जो है वो अगर नदियों में डालना है तो पहले उसको आपको क्या करना होगा, साफ़ करना होगा। और उसके अंडर उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम किन्होंने किया था, इस कमीशन ने किया था, जिसको हम बोलते हैं केवीआईसी, राइट। फिर है बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, बीटी की तो बहुत सारी क्रॉप बन चुकी हैं। मेरा पूरा एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के ऊपर, इसी चैनल पर आप उसको देखना, 2-2.5 घंटे का है। उसमें मैंने पूरी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्क्राइब की हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस हो गया या फिर एनपीवी हो गया, इनकी बात करते हैं। बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस से रिलेटेड तो बहुत सारी क्या बन चुकी हैं, क्रॉप बन चुकी हैं, जैसे बीटी कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, सोयाबीन हो गया, राइस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, बीटी है। बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने अंदर टॉक्सिक एक्यूमुलेट कर लेता है इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करता है तो ये क्या करता है, उस जो टॉक्सिक इसने अपने अंदर भरा हुआ था क्रिस्टल की फॉर्म में, वो क्रिस्टल इस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है, वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है। और वो जो टॉक्सिन है वो उसकी एल्केलाइन मिडगट के अंदर जा कर के क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और वहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इंसेक्ट के गट की, उनको बर्स्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये एक इंसेक्टिसाइडल की तरह काम करता है। एनपीवी इज़ बेसिकली अ न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरसेस। ये भी आपके जो होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। हमारे पास एनपीवी, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स इनकी तरह ये काम करते हैं। उसके अलावा आता है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM। ये आपका स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में था, बट अभी वो चैप्टर आपके पास नहीं रहा है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यही होता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हो, बायोलॉजिकली एजेंट यूज़ कर रहे हो ताकि आप पेस्ट जो है उनको कम कर सको। साथ ही आप इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी करते हो। इको R1Y क्या है, RI क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई RY13। मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का मैंने अभी हाल फिलहाल में ही वीडियो ऐड की है, तो आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पूरी वीडियो चेक करिएगा मेरी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनके बारे में बताया है। तो यू कैन रेफर दोज वीडियोस। मैं अपने लिंक में अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी वीडियोस जो हैं वो उनके लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जा करके चेक कर लेना, राइट।
वहाँ पे आपको ओराई भी मिलेगा। ओराई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। PBR322 प्लाज्मिड जो है दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये ऐसा वैक्टर होता है जिसके अंदर आप अपना डिज़ायर्ड जीन ऐड कर सकते हो और आप ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के बाद ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को चेक करके बहुत सारा प्रोडक्ट अपना ले सकते हो। TI प्लाज्मिड एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस के बारे में अगेन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले टॉपिक में मैंने बहुत डिटेल में बात की है, तो आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो। मैं दोनों ही वीडियो लिंक में दे दूँगी। टैग क्या होती है, थर्मस एक्वाटिकस। ये एक ऐसा टेम्परेचर, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है। इसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो थर्मोफिलिक है, यानी कि ये हॉट वाटर को लव करता है। और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्प्रिंग जो होते हैं, जो स्प्रिंग वाटर होते हैं, जो बेसिकली जिनका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव तक रहता है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया मिलता है। PCR के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। PCR के अंदर इसको यूज़ किया जाता है एज अ DNA पॉलीमरेज। ये आपके न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। टैक पॉलीमरेज, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। इट इज़ अ काइंड ऑफ DNA पॉलीमरेज। PCR क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैं किसी क्राइम सीन पे गई, वहाँ पे मुझे एक सैंपल मिला जिसका अमाउंट बहुत ही कम था एंड आई वांट टू नो कि ये सैंपल बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ेगा। तो इस सैंपल को बढ़ाने के लिए, इस सैंपल को एम्पलीफाई करने के लिए मैं टेक्निक यूज़ करती हूँ जिसको हम बोलते हैं PCR। PCR के बारे में प्रॉपर एक वीडियो है चैनल पर, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, PCR अगर नहीं समझ आता तो मैं आपको बता दूंगी बाद में, लेकिन मेरे जो चैनल पे रिस्ट्रिक्शन वाला जो चैप्टर आएगा, जो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल का होगा, उसके बारे में उसमें मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप एम्पलीफाई करते हो अपनी सैंपल को। 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, और बेसिकली इसके अंदर होता है फर्स्ट जिसमें आप DNA बैंड को अलग करते हो, DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हो। उसके बाद हम इसमें प्राइमर को ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनीलिंग, और थर्ड हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। यानी आप एक DNA से 2 DNA मिलेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से, राइट। GMO क्या होता है, GMO आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तुम्हारा मन हुआ कि तुम एक बंदर की आंखें चमकाना चाहते हो ताकि आप अपना मनोरंजन कर सको, तो आप उसमें ऐसा जीन डाल दो जेलीफिश का जिसकी वजह से उसको ऑर्गेनिज्म की जो आइज़ हैं वो चमकने लग जाएं, तो हम उसको बोल देंगे कि अब वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया है। ये कोई क्रॉप भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो GMO वाला एक्चुअली ये बंदर वाला जो मैंने बताया है, ये एक्सपेरिमेंट, ये काम किया गया था एंड जो इसे जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनवाया गया, जो ट्रांसजेनिक मंकी बनवाया गया, उसका नाम था एंडी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्टेड DNA ऐड किया गया था जेलीफिश का, क्योंकि जेलीफिश में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोरेसेंस की, वो चमकती रहती है। उसके अलावा एक जो आपकी शिप है वो बनवाई गई थी, और डॉली शिप बनवाई गई थी, रोजी काऊ बनवाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। RNAi का मतलब होता है RNA इंटरफेरेंस। बहुत बड़ी टेक्निक है, ज़बरदस्त टेक्निक है, मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगी बायोटेक्नोलॉजी का उसमें मिलेगी। इस टेक्निक को अच्छे से समझ के जाना क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। RNA इंटरफेरेंस है, इसको हम mRNA एंटीसेंस, इसको हम mRNA साइलेंसिंग भी बोलते हैं। उसके अलावा हम इसको mRNA साइलेंसिंग के अलावा हम इसको एंटीसेंस mRNA टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। एंटीसेंस mRNA साइलेंसिंग टेक्निक बोल दो या mRNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, ADA क्या था, ADA एक ऐसा जीन था, ये भी आपका एप्लीकेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। जीन थेरेपी के अंदर एक ऐसा जीन था ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज, जो 4 साल की बच्ची के अंदर एक जीन था ADA का, वो एब्सेंट था। 1990 में उसकी जीन थेरेपी की गई थी एंड उस बच्चे के अंदर जब ADA प्रेजेंट नहीं था, तो ये एक ऐसा जीन होता है जो T लिम्फोसाइट की मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब उस बच्चे के अंदर ये जीन ही नहीं था तो T लिम्फोसाइट की मैचुरेशन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम थी, इसीलिए इस जीन की थेरेपी की गई थी। यहाँ से जीन थेरेपी का ये फर्स्ट केस बनाता है। GEAC होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी होती है बेसिकली जो आपके पास जेनेटिक ऑर्गेनिज्म को अप्रूव करती है
कि तुमने जेनेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ चेंज करना है या नहीं करना है, तुमने इस क्रॉप को चेंज करना है या नहीं करना है। तो वो चीज़ें, उस चीज़ की, सपोज़ मेरा मन हुआ, मैंने एक ऑर्गेनिज्म को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि वो ऑर्गेनिज्म अब किसी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो कोई भी कमेटी जेनेटिक इंजीनियरिंग की उसको अप्रूव नहीं करेगी। इसका मतलब मुझे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले इस कमेटी से एक बार अप्रूवल लेना होता है, एंड दैट कमेटी इज़ नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसको रट लो, दैट इज़ नॉट द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, क्योंकि नीट में कई बार पूछा जा चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है NCEPC, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। 1972 में एक्ट आया था, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। कैसे आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करोगे, कैसे आप ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करोगे। आपके चैप्टर हट गए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। MOEF का क्या मतलब होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। 1984 में आया था। इन्होंने झुम कल्टिवेशन पे भी रोक लगाई थी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हो और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इनसा क्या है, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी है जो साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको होल्ड करती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देखो, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, बेसिकली जो आपके पास प्लांट है, सपोज प्लांट एक आपका हर्बीवोर है, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, राइट। अब उसने जितनी भी सनलाइट की, उससे जितना भी उसने खाना बनाया, दैट इज़ अ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उसी प्लांट ने उस खाने को तोड़ करके कुछ एनर्जी बनाई और उस एनर्जी को यूज़ किया अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो आपकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कुछ लॉस हो गया, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन लॉस। और जो प्रोडक्टिविटी अब आई उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान से सुन लो दोबारा, मैंने कहा कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देखो, GPP ये वो प्रोडक्टिविटी थी जो प्लांट ने जब बनाई, जब उसने फोटोसिंथेसिस की, उसने जितना भी खाना बनाया इस टाइम पे, दैट इज़ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने सांस लेने के लिए भी तो कुछ निकालूंगा ना, कुछ एनर्जी यूज़ करूंगा, मैं खाना तोड़ूंगा और एनर्जी बनाऊंगा और उसको अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करूंगा, तो उसका हो गया रेस्पिरेशन लॉस। इसका मतलब जो नेक्स्ट लेवल तक खाना पहुँचा वो क्या था, दैट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कहाँ पर पहुँचेगा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। इसको हम बोलते हैं NPP, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है 116 तक हमने कंप्लीट कर ली है टर्मिनोलॉजी, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीरीज़ है एक्चुअली। देखो, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बड़ी भी है, तो प्लीज़ बी पेशेंस। बट अगर आपने ये कर ली तो आपकी पूरी NCERT कवर हो जाएगी। अगेन रिपीटिंग, पूरी NCERT बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी अगर आप मेरे साथ सारी चीज़ें समझते हुए चल रहे हो, अपना प्रॉपर नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो ये कर लो एक बार, एंड ये मैं आपको दे दूँगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल आप मेरे साथ पढ़ो इसको, ठीक। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं कि किस तरीके से आगे से NCERT जिस्ट को कंप्लीट करना है। एंड सेकेंडली, अब और भी चीज़ें साइड बाय साइड चैनल पर आती रहेंगी, तो आप उनको भी ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।